हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त अनामिका सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजीज फॉर यूईई, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा जिसने एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात कही गई। जैसे हमने पढ़ा लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, हमने शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने यूपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, बिहार बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, उनकी डिटेल्स पढ़ी। सबसे बड़ा हमने डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाई है, इसलिए इसकी तरफ उठाया गया एक और बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट कदम जो कि है सर्व शिक्षा अभियान, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हर प्रोग्राम का हमने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान दिया, स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान दिया और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया, वही हम सेम मेथड जो अपनाने वाले हैं वो एसएसए के बारे में पढ़ने के लिए अपनाने वाले हैं। जो इसमें मेन और सैलिएंट फीचर्स हैं उनके साथ हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इस प्रोग्राम के कुछ बेसिक फीचर्स थे, जैसे कि क्लियर टाइम फ्रेम मेंशन था। 2007 में प्राइमरी एजुकेशन और 2010 में एलिमेंट्री एजुकेशन फुलफिल कर लेने का, हर एक बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए 2010 तक, ये गोल, ये क्लियर टाइम फ्रेम एसएसए ने अपने लिए रखा था। इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट में अभी तक टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई थी। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये तो हर एक प्रोजेक्ट में हमारा हाईलाइट रहा है, क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इसमें जेंडर और सोशल जस्टिस दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है। इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में हमने इसके बारे में बात नहीं की थी। नेक्स्ट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विलेज एजुकेशन कमेटी एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इन चारों का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, इसके बारे में स्ट्रैटेजीज एसएसए में बनाई गई थी। इससे पहले किसी भी प्रोग्राम में इन सभी को इन्वॉल्व करने की बात नहीं की गई थी, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं थी जिससे इन सभी को इन्वॉल्व किया जा सके एजुकेशन के अंदर। और बिना इनको इन्वॉल्व किए हमारा यूईई का जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हो सकता बिना इनको इन्वॉल्व किए। नेक्स्ट था पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिक्स की तरफ से जो फंड रिलीज करने में जो मेन प्रॉब्लम आती है उसको भी इस प्रोग्राम में सॉल्व किया गया है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके लॉन्च से। ये जो प्रोग्राम है 2001 में इनिशिएट किया गया था और लॉन्च किया गया था 2002 में। इसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हमने राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, वो भी पार्लियामेंट में पास किया गया था। प्रोविजन बन चुका था, पास नहीं था। इसको पास करने के लिए हमें एसएसए के रिकमेंडेशंस की जरूरत थी और वो रिकमेंडेशंस लेने के बाद ही 2010 में ये जो हमारा आरटीई है उसको, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया। उसको इंडिया में पूरे वाइडली फॉर्म में इसको सबने अपनाया। अब हम आगे चलते हैं और आगे और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसमें वो है, उसमें आता है ऑटोनोमस काउंसिल इन द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पर जाके काम किया है इसमें मैनेजमेंट को लेके। अगर हम कहें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों की पार्टनरशिप को वेलकम किया है। इसके अलावा हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन का विजन है उसको और ज़्यादा डेवलप किया और ज़्यादा इनहांस किया है। इसमें जेंडर को लेके आए, जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की बात की। सोशल डिस्पैरिटी जो एससी, एसटी, ट्राइबल, हिली, रूरल एरियाज का जो बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो गैप है, उसको ख़त्म करने की बात की। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें इन्वॉल्व हुई है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे इन्वॉल्व किया। इसके अलावा बच्चों को उनकी कैपेसिटी, उनके अंदर क्या पावर है उसको पहचानने के लिए इसने एक मिशन शुरू किया। उस मिशन में कैसे बच्चों ने अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाना, कैसे उसको इम्प्रूव किया, इसका भी प्रोविजन आगे है। अब अगर हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला एम तो यही था कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चों को। दूसरा एम था टू ब्रिज सोशल, रीजनल एंड जेंडर गैप्स। सोशल, रीजनल और जेंडर गैप्स को फुलफिल करना, कंप्लीट करना, उसको हटा देना, उस गैप को भर देना थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी के योगदान से इसको खत्म करना। नेक्स्ट एम था इसका चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट एंड मास्टर देयर नेचुरल एनवायरनमेंट।
जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में रह के वो कैसे सीख सकते हैं, अपने पोटेंशियल्स को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में बात की गई। फोर्थ एम था, जो इसके अलावा इससे पहले किसी भी प्रोग्राम में बात नहीं की गई थी, वो था अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE। हमने 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए, लेकिन 14 ईयर्स जो 6 ईयर्स से कम है, 0 to 6 ईयर्स, उनको हम एजुकेशन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, या उनको इन्वॉल्व करने के लिए भी दोबारा इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ICT सेंटर्स खोले गए, जिसमें कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इनको पहले से ही स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए एजुकेशन के लिए, ताकि बाद में हमें दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ये हमारे कुछ मेन और जो कहते हैं ब्रॉड एम्स थे हमारे एजुकेशन के, हमारे SSA के। अब हम इनके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से थे। कुछ कैंपेन लॉन्च किए गए, एजुकेशन गारंटी सेंटर, ऑल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। ये सारे कैंप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 ईयर मतलब 2007 तक हम प्राइमरी स्कूल का जो लेवल है, प्राइमरी 5 ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, उसको अचीव कर लेंगे। एलिमेंट्री स्कूलिंग 2010 तक, मैंने कहा था क्लियर टाइम फ्रेम, यही वो क्लियर टाइम फ्रेम है जिसकी बात कर रही थी। उसके अलावा एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन सिर्फ किताबों को रट लेना नहीं है, तो उसका लाइफ में यूज़ क्या है, इसके बारे में भी SSA में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। इसके अलावा जेंडर और सोशल कैटेगरी के गैप को फुलफिल करना, यूनिवर्सल रिटेंशन रखना, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए उसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस को भी फॉर्मुलेट किया। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लोकल स्पेसिफिसिटी को पहचाने, उनको एनकरेज करें, मतलब लोकली हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना, उन प्रॉब्लम्स को भी ध्यान देना, उसको ध्यान में लाना, ये भी सेंट्रल और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अलावा लोकल नीड बेस्ड प्लानिंग, एक हमने ब्रॉड नेशनल पॉलिसी बना दी, वो हर जगह काम नहीं कर सकती, उसको ऑल्टर करके लोकल बेस्ड नीड प्लानिंग को प्रमोट किया SSA ने। इसके अलावा रियलिस्टिक एक्सरसाइज, मतलब उस नेशनल पॉलिसी को अपनाने के लिए रियलिस्टिक एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, इसकी प्लानिंग भी SSA ने की थी। मतलब रियलिटी में, अगर हम रियलिटी में बात करें तो उस पॉलिसी को अपनाने के लिए कौन कौन से चेंजेस और कैसे कैसे प्लान बनाना पड़ेगा, ये सब भी SSA में कहा गया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2010 जो है, इसको मेन एम रखा था, ये आउटर लिमिट था, यहाँ तक इस ईयर तक हमें सब कुछ अचीव कर लेना था। स्कूल बच्चों को मेन स्ट्रीम कर लेना है, सबको स्कूलिंग प्रोवाइड कर देनी है। ये सर्व शिक्षा अभियान ने अपने लिए स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम मेंशन किया था। आगे इन्होंने अपने आप को 2 प्रोग्राम्स में डिवाइड किया। अगर हम बात करें 2 प्रोग्राम में डिवाइड किया, पहला जो प्रोग्राम था दैट इज वाइड कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के जितने भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा उसके लिए बजट भी सैंक्शन करवाना। बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट को काफ़ी प्रोविजन रखा कि उसको वो सबको बराबर मिले, इसका भी ध्यान रखना इसी प्रोग्राम का काम है। और हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना है, ये तो हमारा मेन एम है ही। अब अगर हम कुछ स्ट्रैटेजीज बताएं कि क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की सर्व शिक्षा अभियान ने इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, तो सबसे पहले था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करिए कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना है, उसके लिए हमें अपना योगदान भी देना पड़ेगा। इसके लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी ओनरशिप, रिव्यू ऑफ स्टेट एजुकेशन एक्ट, ये सब कुछ इसी के अंदर आया था। इसके अलावा टीचर मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, SC ST, मतलब जो हमारा मेजर एरिया है उन सब में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में इंस्टीट्यूट की हेल्प कर सकते थे। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पार्टनरशिप में ही फाइनेंस जो है रिलीज करेंगे, सिर्फ अकेला सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होगी या अकेले स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होगी। कम्युनिटी ओनरशिप की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी जब तक एजुकेशन में रोल प्ले नहीं करेगी तब तक एजुकेशन यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। इसके लिए वुमेन ग्रुप्स बनाए थे, जो ऑलरेडी विलेज एजुकेशन कमिटीज है उनका, और जो पंचायती राज के जो मेंबर्स हैं, इन सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
ये स्ट्रैटेजी थी एसएसए में। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे नेशनल एजेंसी जैसे एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, सीमैट, डाइट, इन सबके अंदर कैपेसिटी थी, तो एसएसए के अंदर इन सभी की कैपेसिटी को इन्वॉल्व किया गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे हो सकता था? नई अप्रोचेस को इन्वॉल्व करके, और इसके अलावा वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उन अप्रोचेस को इन्फ्यूज़ भी करना हमें आना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग विद फुल ट्रांसपेरेंसी, फिर मैंने कहा कम्युनिटी बेस्ड जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एक एजुकेशनल इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया, जिससे कि स्कूल का सारा डाटा जो है वो कम्युनिटी को मिलता रहेगा। उसके माइक्रो प्लानिंग से लेके, फंड से लेके, ग्रांट से लेके एक एक माइन्यूट डिटेल जो है वो कम्युनिटी को मिलती रहेगी। इसके अलावा हैबिटेशन एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग, सर्व शिक्षा अभियान जो कम्युनिटी बेस्ड है, हैबिटेशन मतलब वहाँ आसपास के रह रहे लोगों को उनके हिसाब से प्लानिंग करना, उनको भी प्लानिंग में इन्वॉल्व करना, ये एसएसए की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सक्सेसफुल हो पाया। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, जब कम्युनिटी को हम सब कुछ ट्रांसपेरेंटली दिखा रहे हैं तो उनका कोऑपरेशन और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। उसी की वजह से हम एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा जिसको प्रायोरिटी देनी है वो है गर्ल्स। जब हमारी इंडिया की 50% पॉपुलेशन एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में गर्ल है तो उनको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये एजुकेशन से ही शुरू हो सकता है। तो उसको शुरू करने के लिए उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया एसएसए ने। कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर फोकस किया, जिसको हम डिसएडवांटेज और डिसेबल्ड या माइनॉरिटी ग्रुप या मार्जिनलाइज ग्रुप भी कह सकते हैं, उनके ऊपर फोकस किया एसएसए ने। इसके ट्रस्ट क्वालिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखती है यूजफुल और रेलेवेंट एजुकेशन बच्चों को दिलाने के लिए, कि मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके लिए यूजफुल भी हो और रेलेवेंट भी हो, आज के ज़माने का भी हो। टीचर्स का रोल बनाने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, टीचर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब के इन्वॉल्व किया गया। और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान, जो एजुकेशन प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए गए थे। हर डिस्ट्रिक्ट को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से उनको प्लान तैयार करके दिया गया था। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या था, इसके हिसाब से गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ये सभी इसके अंदर आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वो थी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम और डीपीईपी ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में चल रहे थे, फिर भी एजुकेशन को हम अभी तक यूनिवर्सलाइज नहीं कर पाए थे। इसका मेन कारण था फंक्शनिंग। गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और प्राइवेट एडेड स्कूल्स, इन सबको मिला के फंक्शन करने की जरूरत थी ताकि हम एजुकेशन का जो गोल है उसको अचीव कर पाए। इसलिए स्टेट पॉलिसी ने बहुत बड़े बड़े पैरामीटर्स बना के दिए थे ताकि इन पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया जा सके। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल नॉर्म्स की। तो जो पहले जो फाइनेंस था सेंटर और स्टेट के बीच में वो 85:15 था, मतलब 85 जो है वो सेंटर के लिए और 15 जो है स्टेट के लिए। ये हमारा 9th 12th ईयर प्लान के अंदर था। ये 9th 10th ईयर जो 5 ईयर प्लान हम बनाते हैं उसके अंदर जो 9th प्लान था उसमें शेयर ये था। उसके बाद जो नेक्स्ट 10th प्लान आया उसके अंदर शेयर बढ़ गया, 75 सेंटर और 25 स्टेट के अंदर ये चीज आई। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो 11th 5th ईयर प्लान आया उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 50-50 के बीच, मतलब 50 स्टेट और 50 सेंटर जो है वो इसको लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सपोर्ट ऑफ टीचर सैलरी, जो टीचर्स की सैलरी थी वो भी इसी तरीके से दी जाती थी। 9th प्लान में जो शेयर था 85, मतलब टीचर्स की जितनी भी टोटल सैलरी बनती है उसमें से 85% स्टेट सेंटर और 15% स्टेट प्रोवाइड करता था। 10th ईयर प्लान में इसको फिर थोड़ा कम कर दिया गया, 75% स्टेट और 75% सेंटर और 25% स्टेट के जिम्मे कर दिया गया। और 11th 5 ईयर प्लान में ये 50-50 डिवाइड कर दिया गया। अब इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम था, मिड डे मील स्कीम का जो कॉस्ट है वो अभी भी सेंटर ही बियर कर रही थी, चाहे वो पका के दिया जाए। मतलब जब उसको कुक्ड मील की बात की गई तो कुक्ड मील जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है
प्रोवाइड कर रही थी, वरना सेंटर अभी तक ड्राई राशन का जो जिम्मा है वो सेंटर के ऊपर था। इसके अलावा कुछ क्लियर स्कीम्स लॉन्च की गई जिसके अंदर फंड्स अवेलेबल कराए गए, जैसे पीएमजीवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, रोजगार योजना, मनरेगा, सुनिश्चित रोजगार योजना, एरिया फंड बाय एमपीज एंड एमएलए, स्टेट प्लान, फॉरेन फंडिंग, इन एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट, ये सब जो है एसएसए के अंडर किया गया। और ये सारे फंड्स को मैनेज करना, इन सारे फंड्स को मैनेज करना, स्कूल का रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, अपग्रेड करना, ये सब विलेज एजुकेशन कमेटी के जिम्मे डाल दिया गया। इसके अलावा अगर हम और किसी इंसेंटिव की बात करें, स्कॉलरशिप यूनिफॉर्म की बात करें, तो ये स्कॉलरशिप यूनिफॉर्म का जो फंडिंग है ये हमारे एसएसए प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है। ये स्टेट और सेंटर आपस में देखते थे, ये स्टेट का प्लान होता था जनरली मेनली, और एसएसए के अंदर यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, इसका कोई योगदान नहीं था। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड स्कूल रिलेटेड फैसिलिटीज, हाँ, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो फिजिकल हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब टीचर्स हो। फिजिकल मतलब हमारे स्कूल की बिल्डिंग, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे टीचर्स, ये दोनों ही कम पड़ रहे थे। तो एसएसए ने इसको एक्चुअली अचीव करने की बात कही। जो की एरियाज थे, क्लासरूम है, टेक्स्ट बुक्स है, टीचर अपॉइंटमेंट है, टीचर ट्रेनिंग, इन सब की जिम्मेदारी सर्व शिक्षा अभियान ने ली थी। अब सर्व शिक्षा अभियान ने क्या क्या इंटरवेंशन की, क्या क्या चेंजेस की। सबसे पहला चेंज तो किया अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो अल्टरनेट बेसिस पे हो, चाहे कुछ नयापन लेके आए, उसके तरीके से वो एसएसए ने सबको अचीव करवाने की कोशिश की। मार्जिनलाइज से लेकर डिप्राइव्ड ग्रुप तक, कोस्टल से लेकर ट्राइबल एरिया के बच्चों तक। सिविल वर्क्स की बात करें तो एसएसए ने अपने बजट का जितना भी उसको बजट सैंक्शन किया था, 33% जो है वो सिविल वर्क्स को डिनोट किया था, सिविल वर्क्स करवाया जाएगा। इनोवेटिव एक्टिविटीज की हम बात करें तो इनोवेटिव एक्टिविटीज में चाइल्ड डे केयर सेंटर था, अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर था, गर्ल एजुकेशन, एससी एसटी एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ये सब इनोवेशन थे, इनोवेटिव एक्टिविटीज थे जिसके थ्रू एजुकेशन को और ज्यादा जो है वाइडली स्प्रेड किया जा सके। अब हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन की, तो रिसर्च में माइक्रो प्लानिंग, स्कूल मैपिंग, अपडेटिंग ऑफ द हाउस होल्ड डाटा, ये सब जो है हमारा रिसर्च में आता है कि कहाँ पर कितने स्कूल्स की जरूरत है, कहाँ पर कितने गवर्नमेंट स्कूल्स है, कहाँ पर कितने स्कूल्स बनाने हैं, स्कूल की मैपिंग करना, ये सब जो है एसएसए के अंदर आता है। और ये सब फुलफिल हो सकता था बाय क्रिएटिंग अ पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन, बेसिकली टीचर्स को इन्वॉल्व करना, रेगुलरली कम्युनिटी से डाटा गैदर करना, उसका टेस्ट करना, इवैल्यूएशन करना, रिसर्च एक्टिविटीज करना, स्पेशल टास्क फोर्स किसके लिए, जहां पर फीमेल लिटरेसी रेट कम है वहां के लिए, जहां पर लड़कियों को पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है वहां के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे खर्चा करना। इसके अलावा चौक, डस्टर, पेन, ओएचपी, इन सब के ऊपर भी एक्सपेंडिचर खर्च करना, ये सब एसएसए के अंडर आता है। अब अगर हम बात करें स्कूल ग्रांट की, सॉरी, तो ये सारे इनोवेटिव एक्टिविटीज, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। इसके बाद स्कूल ग्रांट की बात करें तो स्कूल ग्रांट में कहा गया था हर एक स्कूल को 2000 रुपए दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, जिसमें से 1000 रुपए तो स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर जाएंगे और बाकी के 1000 रुपए जो इक्विपमेंटल फंक्शंस हैं उनके ऊपर जाएंगे, जिन इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत है उनके ऊपर जाएंगे। टीचर ग्रांट की बात करें कि हर टीचर को 500 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे टू प्रोड्यूस द टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बनाना बहुत जरूरी है। उस टीएलएम के लिए हर टीचर को 500 रुपीज प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग की बात करें, टीचर ट्रेनिंग में मेन ऑब्जेक्टिव था इन सर्विस ट्रेनिंग, जो सर्विस में टीचर्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, न्यू ट्रेंड्स के बारे में बताने के लिए, न्यू प्रैक्टिसेस के बारे में बताने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। उस ट्रेनिंग का जिम्मा एसएसए ने अपने ऊपर लिया था। इसके अलावा उनको नए करिकुलम से फैमिलियराइज कराना, जो हमारा एनसीएफ आया था, एनसीएफ 2005, उससे फैमिलियराइज कराना, उसके बारे में बताना। एग्जामिनेशन में जो रिफॉर्म्स है, जो हमने कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो हमने सीसीई इम्प्लीमेंट किया, उसके बारे में बताना। ये सब, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देना टीचर्स को, ये सब एसएसए के अंदर ही आता है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस एजुकेशन का, तो हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो
किनके कोलैबोरेशन में चलाया गया था? सबसे पहले तो इग्नू, जो सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिन लोगों को डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराना। बहुत सारे लोगों को अभी भी एजुकेशन लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो वो संघर्ष इससे थोड़ा कम हो गया। और ये प्रोवाइड हम कैसे करवा सकते हैं? चाहे फेस टू फेस ट्रेनिंग देके या फिर मल्टीमीडिया का यूज करके सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा के, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल तो बहुत सारे मोड्स है जिसके थ्रू ये जो है ये फुलफिल किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करें मिड डे मील स्कीम, ये बहुत बड़ा स्कीम था। ये इसका मेन एम जो था मिड डे मील स्कीम का, वो था बच्चों को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे पहला फूड से आता है, और उस फूड को प्रोवाइड करवाना भी स्कूल ने अपने जिम्मे ले रखा था। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, ये आपको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एम ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है पेपर में कि व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। तो दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन टू प्रिपेयर एंड डेवलप चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हमारे गोल को अचीव करने के लिए 4 फैक्टर्स क्या है? एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अचीवमेंट। ये चारों हमारे मेन फोकस एरिया हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील की स्कीम की बात क्यों कही गई? जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को अभी भी ये लगता है कि बच्चे जो पैसे कमा कर ला सकते थे लेबर करके, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजकर। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड पेरेंट्स की सोच थी। तो इस सोच को खत्म करने के लिए हमने मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था, जिसको हम ड्राई राशन भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि हर बच्चे को हर महीने 3 kg वीट, मतलब 3 किलो गेहूं मिलता था, आटा मिलता था, गेहूं फॉर द 10 मंथ्स, 10 महीनों के लिए। और ये तब मिलता था जब उनकी अटेंडेंस 80% होती थी। अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2001 को एक फैसला, एक डिसीजन सुनाया। उस डिसीजन के हिसाब से हर बच्चे को अब कुक्ड मील प्रोवाइड करवाया जाएगा। कुक्ड मील के हिसाब से 300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये साल के 200 दिन तक बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो तमिलनाडु में मिड डे मील प्रोग्राम चला था, ये हमारी कंट्री का अब तक का सबसे बेस्ट प्रोग्राम था, जो अर्ली 1930s में ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया गया था। इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक हमारे के कामराज एक थे हमारे एजुकेशनिस्ट, उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि तुम ये गाय को क्यों खिला रहे हो? तो उसने बोला तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम गाय को क्यों खिला रहे हो? तो उसने बोला मैं स्कूल जाऊंगा अगर आप मुझे खाना देंगे, मैं सिर्फ तभी पढ़ सकता हूँ जब मुझे खाना मिलेगा। वो गाय उसको खाना देती है, दूध देती है, इसलिए वो उसके पास रहता है। तो यहाँ से सर हमारा जो है मिड डे मील स्कीम का जो लॉन्च की प्रोसेस शुरू हुआ। और जो रिसेंट इनोवेशंस हुई हैं, वो रिसेंट इनोवेशंस हम इस वेबसाइट पर जाकर mdm.nic.in पर जाकर हम देख सकते हैं, जिसमें कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मिड डे मील स्कीम में, ये हमें पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें ये जो ड्राई स्कीम राशन जो था, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने तमिलनाडु का प्रोजेक्ट पॉपुलिज्म पढ़ा, समझा और उसी को इम्प्लीमेंट किया ड्राई राशन के फॉर्म में। उसके बाद जो हमारी जो सरकार है, उसने इसको जून 2002 में इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। किसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था? जो हमारे एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा डिसीजन दिया था कुक्ड मील का, उसको 2004 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है इस कुकिंग और बिल्डिंग ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया था। और 2005 तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 130 मिलियन बच्चों को जो है एजुकेशन मिल जाएगी थ्रू दिस मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम एंड थ्रू द एक्सपेंड ऑफ SSA, हमारे सर्व शिक्षा अभियान की वजह से भी। आगे हम बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान को और RTE का क्या मैच है, क्यों RTE इसके लेने देने में आया। तो इसका बात ये थी कि सर्व शिक्षा अभियान ने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को 8 ईयर्स की एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना अपने नेबरहुड में, सर्व शिक्षा अभियान की रिकमेंडेशन के ऊपर ही हम ये RTE लेकर आए थे, जो कि एक्ट में केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 1, 2010। ओके, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? रेगुलर टीचर्स और स्पेशल टीचर्स। ये जो मेन जो हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हार्मोनाइजेशन मीन्स सबको एक साथ लेकर चलना। हमने मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन की बात कर दी, लेकिन हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को हम
भूल जाते हैं। तो उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के ऊपर फोकस करने के लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को चूज किया गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू एटीट्यूड ऑफ रेगुलर स्कूल टीचर। जो रेगुलर स्कूल टीचर हैं और जो स्पेशल टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर्स हैं, उनका जो ये बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, उनकी तरफ एटीट्यूड बदले, उनकी कॉम्पिटेंसीज भी चेंज हो। जो रेगुलर स्कूल टीचर है वो स्पेशल टीचर की कॉम्पिटेंसीज को फॉलो करें ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप लगा सकें। इसके अलावा नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी उनका भी एटीट्यूड चेंज करना ताकि इन बच्चों को अपने साथ वो इंक्लूड कर सके। अवेयरनेस, एटीट्यूड एंड रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ रेगुलर स्कूल टीचर एंड स्पेशल टीचर टू हैंडल दीज चिल्ड्रन। स्पेशल नीड वाले बच्चों को हैंडल करने के लिए उनका अवेयरनेस, एटीट्यूड और कॉम्पिटेंसी तीनों की जरूरत है, और तीनों को चेंज करना जो है हमारे इस SSA प्रोग्राम के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करें साइंटिफिक एटीट्यूड की, जिससे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, जिससे जो है जात पात भेदभाव की जो हमारे दिमाग के अंदर कुरीति बैठ गई है उसको हटाया जा सके। ये भी हमारा जो है SSA के ऑब्जेक्ट, ये हार्मोनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में आता है। इसके अलावा टीचर्स को ट्रेनिंग देना, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना, इन बच्चों की प्रॉब्लम्स के प्रति आगाह करना, उनका कंसेंस क्रिएट करना, ये भी हार्मोनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक कॉज एंड रीजन, स्कूल ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं, बच्चे स्कूल से बाहर क्यों निकल जाते हैं, इसका सोशो इकोनॉमिक कॉज क्या है, रीजन क्या है, इसको पता करना भी हमारा जो हार्मोनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, रिटेंशन ऑफ द गर्ल्स, इसको भी एसेस करना, इसको भी देख रेख करना हमारा हार्मोनाइजेशन के अंदर आता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड द फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ SSA स्कीम, इन सभी को एग्जामिन करना जो हार्मोनाइजेशन के अंदर आता है। SSA के हिसाब से हर 300 पॉपुलेशन के लिए, मतलब 300 लोगों की आबादी के लिए 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और 800 तक की आबादी के लिए हर 2 किलोमीटर में एक एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। इसका नॉर्म था। प्रेजेंटली अभी हमारे पास 132 प्राइमरी स्कूल्स एंड 352 अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, लेकिन ये फिगर जो है अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, जो कि होना चाहिए 10,462 प्राइमरी 10,462 प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, 3,923 अपर प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए। तो ये तो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो एम्फेसिस था आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो मेन स्ट्रीम करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हम अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए थे। उनको रेलेवेंट और यूजफुल एलिमेंट्री एजुकेशन देना, ये भी फुलफिल नहीं कर पाए थे। इसके लिए हमने ये 86 अमेंडमेंट जो है वो लेकर आए, RTE को हम लाइमलाइट में लेकर आए, इसको हमने बिल को पास करवाया। अब अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, लेबर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स की, उनके हिसाब से आज भी 5,000 बच्चे जो हैं हजार्डस एंड नॉन हजार्ड, मतलब खतरनाक और जो थोड़े कम खतरनाक हैं, उन इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। और बेसिकली उनका एरिया क्या है, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एंड गाजीपुर, यहाँ पर ये ज्यादा लगे हुए हैं। तो इन हमारे जो कमिश्नर थे DK कंचन, उन्होंने 70 स्पेशल स्कूल्स इन चाइल्ड लेबर के लिए, इन बच्चों के लिए 70 स्पेशल स्कूल्स नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंदर वाराणसी में अभी भी काम कर रहे हैं। 30 स्कूल्स जौनपुर में काम कर रहे हैं, 20 स्कूल्स गाजीपुर में काम कर रहे हैं। और हर इन स्कूलों से हर साल 50 बच्चे जो हैं, हर 3 साल में 50 बच्चे एजुकेशन लेके निकल जाते हैं। अब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे हुआ, उसके हिसाब से 3,878 अर्बन सेंटर्स जो हैं अभी भी 90.5 मिलियन बच्चों को एजुकेशन दे रही है। दे हैव एक्सेस टू, अभी भी हमारे पास 74,656 स्कूल्स हैं जहां पर 4 से 5 साल तक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हमारे एम से बहुत पीछे है। हमने 300 की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की बात की थी, ये एक प्राइमरी स्कूल जो है 250 की आबादी में 2,500 की रेशियो में है, मतलब 300:1 का हमारा रेशियो क्रॉस हो चुका है। वो रेशियो हम अचीव नहीं कर पाए, वो हुआ है 2500:1। एक स्कूल के लिए, एक प्राइमरी स्कूल के लिए पॉपुलेशन है 2500। अभी भी 12 लाख बच्चे जो हैं हमारे इंडिया में, वो अभी भी ऑक्यूपेशंस में चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं।
इसलिए इन सभी नॉर्म्स को देखते हुए जो है हमारी MHRD ने, हमारे जो पार्लियामेंट ने 86 अमेंडमेंट एक्ट लाकर RTE को राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, ताकि हम जब तक हम इसको राइट नहीं बनाएंगे, जब तक हम इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाएंगे, तब तक पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको भी स्कूल में पढ़ने का हक है, यूजफुल और मीनिंगफुल लर्निंग करने का हक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यही था, यहीं तक हम ऐसे से आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, जो कि है हमारा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अभी तक हमने सारी स्ट्रैटेजीज की, हमने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कहा, हमने प्लानिंग के बारे में कहा, लेकिन वो प्लानिंग हुई कैसे, ये पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। अब तक अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको इन यूनिट्स को पढ़ के कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो हर ब्लॉक के लास्ट में हर ब्लॉक के लास्ट वीडियो में मैं आपको PDF का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। उससे आप इन हाईलाइटेड नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू।